मुझे तुमको देख के भरोसा लग रहा है। हाँ, देखिए कैंसर के मल्टीफैक्टोरियल रीजन होते हैं, बैठ जाओ आप, है ना। तो जैसे एक टोबैको वाला एग्जांपल था कि भाई टोबैको, तो एक 90 साल के बाबूजी हैं, उन्होंने 90 साल तक टोबैको खाया, उनको कैंसर नहीं हुआ, और एक 30 साल का आदमी, उसको कैंसर हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लीवर। लीवर में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, वो इन केमिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं। पर ये जो डाइजेशन होता है सबका अलग अलग होता है, और यही रीज़न होता है कि जिनका डाइजेशन सिस्टम उन चीज़ों के लिए अच्छा है तो उनको कैंसर नहीं होता, लेकिन जिसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है उसको वो कैंसर हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, मैं बताता हूँ, जैसे गुटखे वाले जो लोग गुटखा खाते हैं, तो जिनको देखना हो, जिनको मुंह में छाले बार बार आते हैं जो गुटखा खा रहे हैं, जिनको जो मिर्ची नहीं खा पाते हैं, या फिर मुंह नहीं खुल रहा है उनका, सफ़ेद सफ़ेद दाग आना चालू हो गए हैं, तो इनका शरीर उस गुटखे को नहीं पचा पा रहा है। तो ऐसे लोगों को गुटखा तुरंत छोड़ देना चाहिए, तुरंत, क्योंकि ये आगे चल के कैंसर को कन्वर्ट कर सकता है। यही नहीं, स्मोकिंग वालों के लिए भी मैं यही कहता हूँ, जिनको अगर स्मोक कर रहे हैं और बार बार खांसी आ रही है, हमेशा खांसते रहते हैं, मौसम चेंज होता है खांसी आ जाती है, इनका मतलब ये लोग उस चीज़ को नहीं टॉलरेट कर रहे हैं, तो इनको तो उस चीज़ को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आपका डाइट बहुत बड़ा फैक्टर है, ओबेसिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के समय में एक और फैक्टर है, इन्वायरमेंटल रेडिएशन। इन्वायरमेंटल रेडिएशन क्या होता है समझिए, हवा में रेडिएशन है, और आप जितना हवा में ऊपर रहोगे उतना ही ज़्यादा रेडिएशन है ना। तो जितनी हाई स्टोरी बिल्डिंग में कोई रहता है वहाँ रेडिएशन होता है, इन्वायरमेंटल रेडिएशन। ये रेडिएशन आता कहाँ से है? ये आता है ईंटों से आता है, क्योंकि जो ईंटें बनती हैं वो नीचे मिट्टी से बनती हैं। नीचे मिट्टी को जो आप खोदते हो और उसमें कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जो बहुत माइन्यूट रेडिएशन रहता है, ये बहुत लो डोज, लेकिन ये लो डोज रेडिएशन ओवर द लाइफ, जब आप 70-80 साल की लाइफ जियोगे तो ये इम्पैक्टफुल हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है। आयोनाइजिंग रेडिएशन एक फैक्टर है, आपकी ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, आयोनाइजिंग रेडिएशन। आप अगर इस चीज़ को पढ़ोगे आपको भरोसा नहीं होगा, हम अर्थ में पता है क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? वो हमारे ऊपर एक ना वायुमंडल है, और वो वायुमंडल इतना स्ट्रिक्ट इतना है कि वो कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो आने नहीं देता। जब वो लोग, जब ये कहते हैं ये जो एस्ट्रोनॉट जब बाहर जाते हैं पृथ्वी के बाहर, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा वो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, कॉस्मिक रेडिएशंस। वो इतना खतरनाक होता है कि उससे बचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं पढ़ रहा था कि पृथ्वी और जब चांद का जो ट्रेवल हो रहा था, एक स्पेशल रूट लिया था उन लोगों ने, इसीलिए कि उस आयोनाइजिंग रेडिएशन से जितना बच सके वो। हम्म हम्म। नहीं, सेफ है। कोई भी चीज़ तभी अवेलेबल आती है, मतलब मार्केट में, क्योंकि हम कोई भी दवाई को जब रिलीज करते हैं ना, तो उसके लिए फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये 3 ट्रायल्स होते हैं। ये ट्रायल्स जब कंप्लीट करती है कोई दवाई, तभी वो दवाई को रिलीज करना चालू किया जाता है। तो इट इज क्वाइट सेफ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल जीरो, लाखों में एक आध रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे किसी को पेन हो सकता है उस जगह पर, ये माइल्ड रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन कोई लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट नहीं होता है। अब जैसे कोरोना वैक्सीन में स्टिल कई लोगों को अभी पोस्ट मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि उसमें कार्डियक अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये पर ये मतलब आउट ऑफ 1 लाख 1 केसेस में है ये। तो ये बहुत सेफ है वैक्सीन आज के समय में। हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। हम्म हम्म। मोस्टली टोबैको रिलेटेड ही रहता है, मोस्टली टोबैको, कोई वो। हाँ हाँ। नहीं, तो उसमें ना 2 रीजन होते हैं। एक एचपीवी वायरस होता है, तो एचपीवी वायरस जो होता है ना, वो आपका उसकी वजह से भी ओरोफेरिंजियल कैंसर होता है। तो जो एचपीवी वायरस इन पर, वो जो थ्रोट कैंसर होता है इसके रिजल्ट बड़े अच्छे होते हैं। वो एचपीवी इन्फेक्शन से थ्रोट कैंसर हो सकता है ना। हम्म। वो एक्चुअली जो
ठीक है, वो रीजंस बहुत सारे हैं उसके, पर एचपीवी की वजह से होता है बेटा वो। हाँ, क्या चीज? हाँ, बहुत जरूरी है बेटा ये जानना। तो अगर किसी को मुंह में छाले हैं और वो 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक है और वो ठीक नहीं हो रहा एक ही जगह पर छाला, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर किसी के शरीर में कोई गठान है तो वो कैंसर की गठान हो सकती है। अगर किसी को खांसी में खून आ रहा है या फिर उल्टी में खून आ रहा है तो वो भी कैंसर का लक्षण है। किसी को अगर लेटरिन के रास्ते में खून जा रहा है तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर फीमेल में असामान्य रक्तस्राव है, मतलब जो मेंसेस इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो वो भी कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। अगर मीनोपॉज होने के बाद कैंसर मतलब ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी कैंसर के लक्षण है। और बच्चों में अगर बुखार बार बार आ रहा है, मतलब नॉर्मल बच्चों को 3 या 4 बार वायरल होता है, पर अगर छोटे बच्चों को लंबे समय तक बुखार आ रहा है, 1-1 महीने तक बुखार रह रहा है, तो ये ब्लड कैंसर का सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा अगर छोटे बच्चे 2-3 साल के हैं जिनका पेट फूला हुआ है, तो ये भी पेट के कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। हम्म 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 हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो, वैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ और वेज और नॉन वेज में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अगर आप डाइट की बात करते हो तो आपको रेड मीट नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए रेड मीट, क्योंकि रेड मीट से कोलोन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रेड मीट हम बोलते हैं, मटन को बोलते हैं। चिकन रेड मीट नहीं है, तो चिकन को आप खा सकते हो। रेड मीट को कहते हैं कि हफ्ते में कंजप्शन जो है आपको 500 ग्राम का ही रखना चाहिए, मतलब आधा किलो, उससे ज़्यादा कंजप्शन नहीं रखना चाहिए। अगर आप एक आइडियल डाइट बोलोगे सबके लिए है वो आइडियल डाइट। आइडियल डाइट ये होता है कि जो आपकी थाली है उस थाली में 50% जो हिस्सा होता है वो आपका वेजिटेबल बेस्ड होना चाहिए, जिसमें सलाद, सब्जियां, ये सब होने चाहिए 50%। फिर 50% जो बाकी जो हिस्सा है उसमें 30% प्रोटीन होना चाहिए और 20% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, है ना? तभी आपका ये आइडियल डाइट होता है। और दाल, चावल, सब्जी, अगर आप ये प्रॉपरली खा रहे हो तो ये वेल बैलेंस डाइट है, आपको कुछ नहीं चाहिए। दिक्कत क्या है ना कि हम वेल बैलेंस डाइट लेते ही नहीं है। तो वेल बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है कि देखो, सब्जियां कोई नहीं खाता तो आपको विटामिन कहाँ से मिलेगी? फ्रूट्स आप खाते नहीं हो तो ये विटामिन डिफिशियंसी आपको होती है। फिर दाल चावल आपस में कंप्लीट प्रोटीन होता है, तो अगर आप दाल चावल खा रहे हो तो आपको अलग से नॉनवेज नहीं चाहिए, है ना? अगर आप प्रोटीन पूछते हो कि सबसे अच्छा प्रोटीन कौन सा होता है, तो मैं बोलता हूँ एग होता है। एग इसलिए अच्छा होता है क्योंकि एग में ना नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। मतलब नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन होता है कि जैसे अगर आपने प्रोटीन खाया तो आपके ब्लड में कितना प्रोटीन पहुंचा। तो जैसे आपने दाल चावल खाया तो उसका 60% हिस्सा ही ब्लड में पहुंचता है उस प्रोटीन का। अंडे का 100% पहुंचता है। तो अगर आप एग खा रहे हो तो एग का एनपीयू बहुत अच्छा होता है, मतलब आपने जितना प्रोटीन खाया वो पूरा ब्लड में जाता है। बाकी वेजिटेरियन डाइट इज अ वेरी गुड डाइट है भाई, है ना? आपको नहीं चाहिए अगर आप प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हो। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा सब्जियां, सब्जियां और सलाद, वो हमेशा उल्टा। हाँ, चावल कार्बोहाइड्रेट, यहाँ वो छत्तीसगढ़ में लोग चावल फैन है, और वो कम करना चाहिए क्योंकि चावल जो है ना आपको 2-3 चीजें देगा। आपको नींद भी देगा, ठीक है ना? फिर आपको कैलोरी देगा, आपको उसको बर्न करना पड़ेगा। मोटापा देगा तो मोटापा आलस देता है, याद रखना बात को, ठीक है? वो आलस भी देता है आपको, मतलब जैसे अगर छोटा मोटा काम करने के लिए भी वो लोग थोड़े से वो हो जाते हैं, मतलब। तो उसको बैलेंस डाइट में रखना है बेटा। हाँ, मोटापा वैसे यहाँ सब लोग अभी 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 उस फेज से नहीं निकले हैं, इसलिए इनको अभी उतना टेंशन नहीं है। जब वो 40-50 में पहुंचेंगे तब उनको पता चलेगा कि मोटापा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो सबको होगा, सबका पेट निकल जाता है 40 साल के बाद, आप कितने भी अपने आप को वो कर लोगे। तो जो खाना होता है
खाना, जैसे आपने जैसे चावल, आप कैसे कम कर सकते हो चावल, जो पॉइंट उन्होंने बोला वो ऐसे कम कर सकते हो, क्योंकि जो आपका पेट भरता है ना वो दो तरीके से भरता है। एक पेट भरता है आपका, आपका स्टमक जब फूलता है उसको स्टमक डिस्टेंशन बोलते हैं, उससे पेट भरता है। और जो फाइनल पेट भरता है वो जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज जाता है तो पता भरता है। तो जब खाना जाता है हमारे पेट में तो सबसे पहले हमारा स्टमक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंशन होता है। तो वो डिस्टेंशन कैपेसिटी के जब डिस्टेंट होगी तभी आपको लगेगा अरे यार मेरा पेट भर गया, लेकिन वो रियल पेट भरना नहीं है, क्योंकि रियल पेट तब भरेगा जब आपका बॉडी में ग्लूकोज जाएगा। तो आप कभी नोटिस करना इस चीज़ को कि अगर आपने कम खाया है, मतलब जैसे आपको भूख लग रही है तो आप खाते जाओगे तो आप 5 समोसे खा जाओगे, आपको लगेगा यार मेरा पेट अब भरा जाके। लेकिन वहीं आपने अगर एक समोसा भी खा लिया है और थोड़ी देर रुक गए, आधे घंटे 1 घंटे के बाद, तो आपको पेट भरा भरा महसूस होगा, फिर आप और कोई समोसा देगा तो भी नहीं खा पाओगे। वो ऐसा इसलिए कि आपका जो पेट भरना है वो मेन पेट भरना ग्लूकोज से होता है। तो अगर आप वाकई जैसे चावल डाइट कम करना चाहते हो ना, तो आपको पहले तो स्लो खाना होता है, ठीक है, और दूसरा एक साथ मत खाओ, आप अपनी थाली को थोड़ा छोटा कर दो, और फिर 1 घंटे बाद भले खा लो कि आपको लगे कि नहीं यार मेरा पेट नहीं भरा, मैं 1 घंटे बाद खाऊंगा, लेकिन शुरू में आप कम खाओ। तो आप अपना वेट रिडक्शन कर सकते हो। ओबेसिटी का ना बहुत सिंपल तरीका है, डाइट, इनपुट और आउटपुट का रेशियो होता है डाइट के, मतलब ओबेसिटी का। तो अगर आप कम खाओगे तो आप डेफिनेटली वेट को रिड्यूस कर सकते हो, है ना। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। यार उसको तो अब आप बदल ही नहीं सकते यार, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ पे नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ये बिल्कुल सही है, आजकल ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है, और जो ऑर्गेनिक बना के बेच रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक नहीं है एक्चुअली। तो अगर आप चाहते हो प्योर खाना लाइफ में, तो उसका एक ही तरीका है कि गाँव जाओ, खेती करो, खुद उगाओ और खुद खाओ। समझ गए। अ, हाँ। नहीं, फर्क नहीं पड़ता, हमारा डाइजेशन सिस्टम मैं तेरे को बता रहा हूँ ना इतना अच्छा है कि लोग तो पहले कीड़े ही खाते थे यार, मतलब ऐसा नहीं है, हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे, आपको पता है हमारे पेट के अंदर एसिड है और उसका पीएच है 1.5। वो 1.5 पीएच जो इतना खतरनाक है कि अगर वो एसिड को ऐसे किसी के ऊपर फेंक दो तो आदमी जल जाएगा। तो इतना खतरनाक एसिड है हमारा, वो इसीलिए है कि आप कुछ भी खाओ सब उसको वो डाइजेस्ट कर देता है वो, है ना। लेकिन आप अगर हेल्दी चाहते हो चीज़ों को, तो हमेशा पका के खाना खाओ और गर्म खाना खाओ। तो अगर कोई चीज़ पका दी आपने, तो आप मान के चलो कि आप काफ़ी सेफ हो, क्योंकि सारे बैक्टीरिया, पकाया क्यों जाता है चीज़ों को पता है, क्यों पकाया जाता है, आप दूध क्यों पका के पीते हो, क्यों, क्योंकि आप सारे बैक्टीरिया वायरसेस सबको मार देते हो। 40 से ऊपर के टेम्परेचर में सब मर जाते हैं, सब मर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट स्पोर्स को छोड़कर। जो स्पोर्स होते हैं, मतलब बैक्टीरिया के स्पोर्स, मतलब बैक्टीरिया के अंडे एक तरीके से, बस वही है जो रेजिस्टेंट होता है, अदरवाइज सारी चीज़ें मर जाती है। अगर, तो आप अगर गर्म खाना खा रहे हो तो हर चीज़ सेफ है। एक स्टडी थी, मतलब मेरे टीचर हैं, उनकी जो वाइफ है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी, है ना। एक मिनट यार, कुछ एक अर्जेंट, सर हेलो, मैं अभी बताता हूँ सर, मैं एक मीटिंग में हूँ सर, मैं लगा रहा हूँ आपको थोड़ी देर। हाँ हाँ, चलेगा, हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, अच्छा हाँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी वो। तो उन्हों उस उनकी बच्ची जो है 12th में थी, तो उसने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट था कि उसने स्ट्रीट फूड्स को कल्चर किया, बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ में, देखने के लिए कि स्ट्रीट फूड्स में क्या ग्रोथ निकल आ रहा है। तो उसने गुपचुप लिया, पानी, गुपचुप का पानी लिया, उसने छोले का लिया, ठीक है ना, उसने ऐसे करके बहुत सारे खानों का उसने कल्चर पे ग्रोथ करके देखा, है ना। सरप्राइजिंगली उसमें क्या रिजल्ट आया पता है, कि जो चीज़ गर्म थी, जो चीज़ गर्म थी उसमें ग्रोथ नहीं आई,
और जो चीज ठंडी थी उसमें ग्रोथ आई। तो अगर आप बाहर खा भी रहे हो किसी वजह से ना, हमेशा गर्म खाने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें वो सेफ है। समझ गए? क्योंकि बाहर तो आपको, अब आप स्टूडेंट लाइफ हो, आप आपको कई बार मुश्किल होता है स्टूडेंट लाइफ में कि आपको घर में बना के खाना, आप बाहर रहते हो तो ये सब दिक्कतें होती है। तो गर्म खाना खाइए, सेफ है। हम्म, है ना? हाँ बेटा, हो सकता है, हो सकता है। और जब बैठ जाओ, अ, कुछ कैंसर में जेनेटिक होने के चांसेस होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, कोलॉन कैंसर है। तो ये 3 ऐसे कैंसर है जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है। और जब भी हम कोई ऐसे कैंसर मरीज देखते हैं तो हम हमेशा उनसे बोलते हैं कि आपके घर में किसी को ऐसा कैंसर तो नहीं है। और ये जरूरी है। क्यों? क्यों? ये सिंपल एक ब्लड टेस्ट की जांच से पता चल सकता है, जैसे हम लोग जर्म लाइन डीएनए टेस्टिंग बोलते हैं। तो ये इस ब्लड टेस्ट की जांच से पता चल सकता है कि फैमिली में वो जीन है कि नहीं है। उसका एडवांटेज ये है कि जैसे सपोज मेरी एक पेशेंट है, मैं अपनी बता रहा हूँ, मतलब कहानी नहीं है। मेरी एक पेशेंट है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव थी, तो हमने उसको टेस्ट कराया, उसमें एक ब्रका जीन पॉजिटिव आया, ब्रका जीन। तो ये जो ब्रका जीन होता है, BRCA जीन, तो इसमें जिनको ये पॉजिटिव होता है उनमें ब्रेस्ट का, ओवरी का, पेंक्रियाज का कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है। तो फिर हमने क्या किया, उस पेशेंट की बच्चियों का कराया टेस्ट, क्योंकि ये बच्चियों में भी जाएगा जीन। ये चांसेस 50% होते हैं, मतलब 2 बच्ची में से सिर्फ एक बच्ची का ही पॉजिटिव आया और एक बच्ची का नेगेटिव आया। अब एडवांटेज क्या है, जिस बच्ची का पॉजिटिव आया है उसको भी कैंसर नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उसको ये जेनेटिक जीन पॉजिटिव है, तो मैं टाइमली चेकअप चालू कर दूंगा। और ये चेकअप 25 साल की एज से चालू हो जाता है, टाइमली चेकअप, ताकि अगर छोटा सा भी कैंसर हो रहा है आप उसको पकड़ लो और उसको क्योर कर सको। हम्म 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 हम्म। नहीं, मतलब देखो, चेकअप कराना चाहिए, एटलीस्ट मल्टीविटामिन वगैरह डिफिशिएंसी। और देखो, मम्मी डॉक्टर बन गई, बताओ कितना सही बात बताया कि पेट ठीक नहीं होगा, सो नहीं रहा है ना? ज्यादातर छाले इन्हीं वजह से होते हैं कि जो है डाइट आपकी सही नहीं रहती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, और स्लीप गड़बड़ है, इन्हीं सब चीज़ों से छाले होते हैं। पर वो नॉर्मल है बेटा, इतना घबराने की बात नहीं है, उसमें कैंसर का खतरा नहीं है। देखो, हमारा शरीर एक मशीन है और परफेक्ट नहीं है। आपको हर साल में कुछ ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। हमको ये पहचानना है कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम है कि सीरियस प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? हम्म 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 हम्म। वो मोस्टली बेटा एसिडिटी का है। मतलब जो जो पेन होता है ना, अगर किसी को चेस्ट पेन होता है तो हम हमेशा देखते हैं कि किस लोकेशन पर हो रहा है। तो अगर वो यहाँ हो रहा है, मिड लाइन में पेन हो रहा है यहाँ, तो ये मोस्टली पेन जो होता है वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो जाता है, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के समय में। ये जो बाहर की चीज़ें खाते हैं ना, समोसे, गुपचुप, तो ये एसिडिटी क्रिएट करता है, तो ये रिफ्लक्स होता है। तो ये जो पेन होता है ये मोस्टली एसिडिटी का पेन होता है हमेशा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है ना, तो वो कार्डियक पेन हो सकता है। तो उसके लिए आपको ईसीजी चेक करना रहता है। तो उनको अगर कभी पेन होता है ना, तो सबसे बेस्ट है उनको एसिडिटी की दवाई दे दो, उससे समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो चेस्ट पेन होगा हार्ट वाला, वो एसिडिटी की दवाई से ठीक नहीं होगा। समझ गए? और उनको एक बार दिखा जरूर दो, क्योंकि एसिडिटी तो है उनको, इसका मतलब। और वो डॉक्टर को चेकअप से पता चल जाएगा कि वो एसिडिटी वाला पेन है कि हार्ट वाला पेन है ना? हाँ।
नहीं, नहीं। हमारे शरीर में मैंने कहा ना कि 90% गठान जो है ना वो नॉन कैंसरस होती है। हाँ। नहीं, एज देखो, कैंसर जो होता है एज रिलेटेड होता है। मतलब जो है ना, तो जब भी हम लोग कभी कुछ चीज़ देखते हैं तो हम लोग एज देखते हैं। उस एज के बेसिस पर हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर 50 साल की लेडी है और ब्रेस्ट में लंप बोली है तो मेरे दिमाग में हमेशा कैंसर घुसेगा। अगर वही 20 साल की लड़की है और मेरे को बोल रही है कि सर मेरे ब्रेस्ट में लंप है, तो वो नॉन कैंसरस होगा। तो मौसा जी की एज ज़्यादा है और लोकेशन भी बहुत फर्क पड़ता है कि किस जगह पर हो रहा है ना? तो अगर कोई गठान है जो लंबे समय से एक जगह पर और बढ़ रही है तो वो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, है ना? हम्म, हाँ, नहीं, इसका दो दो तरीके से तुम देख सकते हो। अगर आप डेटा वाइज बात करोगे तो डेटा वाइज तो हमारे इंडिया में कम है। हमारे इंडिया में वेस्टर्न के हिसाब से कैंसर इंसिडेंस अभी भी कम है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है, जो प्रोटेक्शन का रीजन है, हमारा डाइट। हम लोग नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं अपने खाने में। जो आप हल्दी, अदरक, ये सब जो आप यूज कर रहे हो, ये सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट आपको कैंसर में प्रिवेंशन दे रहे हैं। तो हमारे इंडिया का इंसिडेंस जो पर मिलियन केसेस है वो हमारे इंडिया में कम है ओवरऑल। हाँ, हमको अब देखने को बहुत मिल रहा है और आगे चल के बहुत मिलेगा भी, क्योंकि कैंसर आने वाले टाइम में पैंडेमिक है। अभी भी हर घर में एक कैंसर है। मतलब दादा, मामा, चाचा में अगर आप देखोगे, हर फैमिली में एक कैंसर कोई ना कोई, किसी ना किसी को है। और आने वाले टाइम में ये कैंसर सबको होगा। क्यों? क्योंकि हम लाइफ लंबा जी रहे हैं अब। देखो, पहले लोग 40-50 में मर जाते थे। आज आप 70-80 की लाइफ कुछ जी कर रहे हो। जब आप 70-80 की लाइफ जी रहे हो तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपके पास हार्ट की बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई है, आपकी क्या कहते हैं, डायबिटीज की अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई है। तो देखो, शरीर को तो ज्यादा है, हमारा जो शरीर है वो नश्वर है। तो कैंसर लोगों को अफेक्ट करेगा ही करेगा। वो कैंसर एज रिलेटेड बीमारी है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको जानने का सरप्राइज होगा कि हर 10 में से एक आदमी को आगे चल के प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा रहता है। हर 10 में से एक आदमी। हम लोग इतने सुख बैठे हैं ना, हम सबको आगे चल के 60-70 साल 80 साल में हम सबको यहाँ पर 10 लोगों को कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर हो ही जाएगा, हम जितना लंबा जिएंगे। और दूसरी चीज जो बड़ी अच्छी हुई आज के समय में, इलाज अवेलेबल है भाई। क्योंकि आज से 20 साल पहले, मैं तेको बता रहा हूँ, 15 साल पहले, 2000 की बात बता रहा हूँ, 2000 में अगर किसी को कैंसर होता था तो लोगों को सिर्फ टाटा दिखता था और कुछ था ही नहीं। एक्चुअली कुछ नहीं था उस समय। पर अब आप देखो, रायपुर में इतने 7 अस्पताल है, ठीक है, बिलासपुर में अस्पताल है, आज इलाज भी अवेलेबल होने लगा। तो लोगों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ा है, लोग निकलना चालू किए हैं, ठीक है। एक और चीज अच्छी हुई है आज के समय में, आयुष्मान योजना। तो ये जो कैशलेस ट्रीटमेंट चालू हुआ है ना पेशेंट लोग का, गरीब पेशेंट लोगों का, तो लोग ट्रीटमेंट के लिए निकलना भी चालू किए। वरना पहले गांव के लोग आते ही नहीं थे अस्पताल। और गांव के लोग जब पहुंचते हैं ना रायपुर में तो बहुत डरे डरे आते हैं। जो मरीज गांव के संजीवनी भी आते हैं तो बहुत डर डर के आते हैं कि अरे यार मैं उतना दूर जाऊंगा। बिल्डिंग देख के भी कई बार वापस चले जाते हैं, अरे इतना बड़ा अस्पताल, मतलब बहुत पैसा लगेगा। तो एक तो हमारी एज बढ़ी है, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ी है हमारी, अब सब लोगों को पता है, ठीक है। और कहाँ से अवेयरनेस आई? न्यूज़ चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। क्योंकि 20 साल पहले तो टीवी गांव में एक होता था यार, ठीक है। अब आप तो मोबाइल है, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ी है अगर अब लोगों को। और यही रीजन है कि लोग जल्दी जल्दी आते भी हैं। और दूसरा, ट्रीटमेंट फैसिलिटी बढ़ी है हमारे देश में। ये आयुष्मान योजना जो है बहुत अच्छी योजना है और कई लोगों को इसका फायदा मिलता है। तो देखो, ब्लड कैंसर जो होता है ना, अगर किसी को गठान है गले में,
यंग लोगों में होती है, मतलब ये जो ब्लड कैंसर भी एज वाइज होते हैं। तो जो 20 से 30 साल के लोग होते हैं उसमें लिम्फोमा होने के चांसेस होते हैं। तो अगर गर्दन में छोटी छोटी गठाने हो रही हैं तो ये लिम्फोमा के कैंसर सिम्टम हो सकते हैं। और दूसरा होता है ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया। तो अगर किसी को वीकनेस हो रही है, वजन कम हो रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, थकान आ रही है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये ब्लड कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। देख भाई, घपला तो यहाँ हर जगह है यार, है ना, घपला तो हर जगह है। ठीक है ना। वो हो सकता है कि उसमें आपका वो मुरूम भर के दे दे, ये भी हो सकता है यार। ठीक है ना। तो देखो हमारे यहाँ जो एडल्ट्रेशन है, एडल्ट्रेशन बहुत कॉमन है, लेकिन उतना नहीं है, इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती हैं, बहुत सारी रेगुलेटरी वो चेक होती रहती हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा मतलब मेरा जो है, जो अप्रोच है, जैसे आपने कई बार ना सुना होगा कि जेनरिक और वर्सेस क्या कहते हैं आपका ब्रांडेड, ये एक बड़ा डिबेट है। ठीक है ना। और क्योंकि जेनरिक सस्ता है, जेनरिक बहुत सस्ता है, ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी होती हैं। ठीक है ना। लेकिन इसमें मेरा जो मानना है, ठीक है, एक बार आमिर खान जी ने बहुत बड़ा एक टीवी शो रन किया था। उस टीवी शो में ना उन्होंने बोला था कि ये जेनरिक में ना डॉक्टर कमीशन खाते हैं। उल्टा होता है बेटा, जेनरिक में कमीशन ज़्यादा होता है, ब्रांडेड में कमीशन कम होता है, क्योंकि जेनरिक में मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मेरे से पूछोगे, मैं हमेशा ब्रांडेड चॉइस करता हूँ। रीज़न बताता हूँ क्यों। इसी चीज़ के लिए जो आपने पॉइंट बताया कि अकाउंटेबिलिटी, जब आप कोई ब्रांडेड चीज़ लेते हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ब्रांड इस्टेब्लिश होता है मार्केट में। वो अपनी वैल्यू को बनाने रखने के लिए अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। जो जेनरिक होता है उसको पता है कि भाई मेरे यहाँ तो महीने में एक आध बार ही चेकअप, साल में एक बार चेकअप होगा, तो वो 99 टाइम में बदमाशी करता है। तो ये बदमाशी तो होती है। और इसीलिए अगर मतलब मैं तो अपने पेशेंट को ब्रांडेड ही चीज़ लिखता हूँ। ये मेरा बिलीफ है, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, लेकिन हाँ ये मेरा बिलीफ है। और ये मुझे लगता है कि ये चॉइस डॉक्टर का ही होना चाहिए, क्योंकि आप जब, जैसे ये ना, ये कल्चर यूएसए में है कि यूएसए में क्या है कि डॉक्टर जो है ना सिर्फ दवाई का कंटेंट लिखेंगे, ब्रांड नहीं लिख सकते। तो वो जो फार्मासिस्ट होता है, वो फार्मासिस्ट आपको ब्रांड देगा, ऑप्शन देगा आपको। अच्छा ये बताओ, चलो आपने बोला कि डॉक्टर ने कमीशन के नाम से आपको आपकी महंगी दवाइयाँ आपको लिख के दे दी, लेकिन जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट भी तो यही काम करेगा, क्योंकि जो बेचने वाला है वो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को करेगा ही करेगा, उसको तो बेचवाना है अपनी, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम को सेट करेगा, वो फिर फार्मासिस्ट को सेट करेगा। लेकिन अब दोनों दोनों में डिफरेंस क्या है। फार्मासिस्ट के पास में ओनस नहीं है इस बात का कि यार ये तो मेरा पेशेंट है, ठीक नहीं होगा तो वो मेरे को आके बोलेगा। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैंने दवाई लिखी और आपको मेरा मरीज ठीक नहीं हुआ तो मेरे पास आएगा ना बोलने के लिए कि क्या कहते हैं, अरे सर आपकी दवाई मेरे को काम नहीं की। तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी रहती है कि मेरे को, मेरे मरीज को अच्छी से अच्छी दवाई मिले और ऑथेंटिक से ऑथेंटिक दवाई मिले, है ना। तो इसके लिए जरूरी होता है स्टॉकिस्ट, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो ऑथराइज स्टॉकिस्ट से दवाई लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक रैकेट पकड़ाया था। आपको इम्यूनोथेरेपी की जो दवाइयाँ थी ना, वो ना जो सीसी में और वो आईआईटीएंस थे, आईआईटी के स्टूडेंट्स वगैरह थे, मतलब स्टूडेंट नहीं थे, मतलब वो लोग थे ये। अभी तो वो क्या करते थे, जो इम्यूनोथेरेपी की लाखों की महंगी दवाइयाँ होती थी, उसके खाली वायल को बिल्कुल उसमें पानी डाल के और उसको क्या कहते हैं आपका पूरा सील पैक करके बेचते थे। तो ये जो ऑनलाइन मेडिकेशन होता है ये खतरनाक है। जो आप ऑनलाइन फार्मेसी से दवाई लेते हो ना, क्योंकि ये ऑथेंटिसिटी है ही नहीं ना किसी चीज़ की। ये कहते हैं कि हम वेरीफाई करते हैं, बट कोई वेरीफाई नहीं होता। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पेपर में पढ़ा था, कोई केक कंपनी था, केक उसने स्विगी से केक मंगाया बच्चे ने। ठीक है, केक फैमिली ने, बच्चे ने केक खाया और बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई, बच्चा एक्सपायर हो गया। जब आप इन लोगों ने चेक किया
तो जिस कंपनी के नाम से वो स्विगी में रजिस्टर्ड हुआ था, ठीक है, वो उसका एड्रेस पर नहीं था वो, और वो ऑथराइज नहीं था। तो ये भी चीज़ें होती हैं जो आज के समय में हमारे पास जो चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं ना, चीज़ें ऑथराइज्ड वे में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। बहुत होता है, बहुत होता है, और ये बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप देखोगे, और क्यों होता है, क्योंकि इजी और सस्ता नशा है। आप, एक ट्रेमोडोल की दवाई आती है, ठीक है, उसको जब आप लोगे तो वो क्या कहते हैं, आपको नींद, बिल्कुल अल्कोहल जैसा नशा आता है, और सिर्फ 7 रुपए की गोली से। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, आप इतना क्या कहते हैं, इतने बड़ा अल्कोहल क्यों लोगे? तो ये तो होता है। आपकी जो कफ सिरप होती है, कफ सिरप भी बहुत बड़ा नशा है, ठीक है। हमारे यहाँ तो सॉल्यूशन नशा है छत्तीसगढ़ में, पता है सॉल्यूशन नशा है ना? ठीक है, वो क्या होता है, उसको कौन सा है, और वो उसको सूंघते हैं बहुत, क्या चीज, बोन फिक्स को। तो नशे वाले तो हर जगह जुगाड़ बना लेते हैं यार, मतलब। हाँ। हम्म, देखो, नहीं नहीं, आइडियली मैं नहीं देता हूँ, और मैं इसीलिए नहीं देता हूँ क्योंकि अगर अक्टूबर की एक्सपायरी है और मैं पेशेंट को अक्टूबर में दे रहा हूँ तो उसके दिमाग में लग जाएगा कि नहीं यार, ये तो एक्सपायरी दवाई है। इन फर्क नहीं पड़ता है। देखो, इसमें क्या है, कोई टाइमर नहीं लगा रहता, समझ गए, कि दवाई में कोई टाइमर रहता है कि क्या कहते हैं कि अक्टूबर जस्ट खत्म हो गया तो इसका मतलब दवाई खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर अच्छी कंपनी की दवाइयाँ हैं तो वो रहता है। एक्सपायरी जो जो डालते हैं ना, वो सेफ्टी के लिए डाला जाता है, ताकि इसके बाद उसकी इफिकेसी में फ़र्क पड़ जाएगा। इफिकेसी में फ़र्क पड़ता है, वो दवाई खराब हो ऐसा नहीं होता, है ना? ध्यान है, मतलब ट्यूमर तो है, ये बिनाइन ट्यूमर है। देखो, ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो बॉडी में फैल सकता है, मेटास्टेसिस हो सकता है। तो वो मेटास्टेसिस, हम जब भी कैंसर की बात करते हैं ना तो मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं, क्योंकि वही जानलेवा होता है। बिनाइन वो भी ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर भी ट्यूमर है, लेकिन वो क्या होगा, सिर्फ वहीं रहेगा। ज्यादा ज्यादा अगर बढ़ेगा भी तो वहीं साइज बढ़ेगा वो, लेकिन वो फैलेगा नहीं। तो मत नहीं, अलग अलग जगह हो सकता है, लेकिन वो वहां से जाके लीवर, लंग्स या बोन में नहीं जाएगा, और उसको आप ऑपरेशन करके निकाल सकते हो। तो मोस्ट ऑफ टाइम इट इज लाइपोमा। और एक न्यूरोफाइब्रोमा भी बहुत होता है, मतलब कई लोगों की बॉडी में न्यूरोफाइब्रोमा होता है। वो नस के ऊपर छोटी सी गठान होती है, जो खास होता है कि साइड साइड में मूव करती है और आगे पीछे मूव नहीं करती। तो डॉक्टर पहचान सकता है, अगर गठान है तो उसको डॉक्टर को ही दिखाना सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म, हम्म। नहीं, निडल वाला ऑप्शन फाइब्रो एडिनोमा के लिए नहीं है। पहली चीज तो फाइब्रो एडिनोमा जो है, हाँ, आप बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि यंग फीमेल में बहुत टाइम में ये नॉर्मल गठान होती है। वो नॉर्मल गठान 90% टाइम में ये फाइब्रो एडिनोमा होता है। तो ये जो फाइब्रो एडिनोमा होता है, बहुत आसान होता है इसको पहचानना, क्योंकि ये क्या होता है, ये पूरे बॉडी में मूव करता है, मतलब वहाँ ब्रेस्ट एरिया के अंदर मूव करता है। और ये जो गठान होती है, इसको माउस ऑफ ब्रेस्ट भी बोला जाता है। तो डॉक्टर इसको अगर अच्छे से एग्जामिन कर रहा है और एक अल्ट्रासाउंड की जांच कर रहा है, इससे वो पकड़ सकता है कि ये नॉर्मल है कि कैंसरस है। और फाइब्रोएडिनोमा का ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता, उसको नहीं, उसको छोड़ना नहीं होता है। अगर वो बढ़ नहीं रहा है तो, अगर वो बढ़ रहा है तब उसको ऑपरेशन करके निकालते हैं हम लोग, अदरवाइज हम उसको नहीं निकालते, उसको छोड़ देते हैं, उसको नहीं टच करते हम लोग उसको। हाँ, नहीं, निडल ऑप्शन नहीं है, एफएनए करते हैं, सुई जांच, एफएनए। वो उसको ठीक करने के लिए नहीं करते, वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। निडल करते क्या है, निडल जो है ना, उसको एफएनएसी बोलते हैं, एक जांच होती है। तो उसमें हम सुई डालते हैं, सुई को फिर हम लोग थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, वहां पर थोड़ा सा सेल्स को डैमेज करके फिर उसको सुई से खींच लेते हैं, सिरिंज से सेल्स को, और उसको फिर हम लोग स्लाइड में चेक करते हैं। वो हम इसलिए करते हैं कि एफएनएसी बोलते हैं, वो देखने के लिए कि वो फाइब्रोएडिनोमा है कि कैंसर तो नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम उसको फाइब्रो फाइब्रो मान रहे हैं और वो कैंसर हो। तो उसको अगर हमको डाउट होता है, और ये डाउट कैसे होता है, डाउट होता है अल्ट्रासाउंड से।
जब आप अल्ट्रासाउंड करते हो फाइब्रोएडेनोमा को, तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो उसके हिसाब से आप अल्ट्रासाउंड में एक स्कोरिंग देते हो, 1 2 3 4 5। तो अगर वो 3 का स्कोरिंग है, मतलब ये कैंसर का डाउटफुल है, तो आप उसको फिर FNA करके कंफर्म करते हो। अगर 1 और 2 का स्कोर मिलता है आपको अल्ट्रासाउंड में, तो इसका मतलब वो नॉन कैंसरस है, तो उसको हम छिड़खानी नहीं करते। तो अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है उसको देखने के लिए। हम्म। हम्म। नहीं, देखिए कैंसर फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये सवाल दिमाग में लोगों के रहता है कि क्या कैंसर छूने से, साथ में खाने से, साथ में रहने से फैलेगा? नहीं, ये फैलने वाला बीमारी नहीं है। फैलने वाला बीमारी इन्फेक्शन होता है। हाँ, टीबी में है, क्योंकि टीबी अगर इन्फेक्टिव होता है, तो अगर आप टीबी मरीज के सामने जो है बिना मास्क के जा रहे हैं, तो ये आपको हो सकता है, क्योंकि वो ड्रॉपलेट के थ्रू होता है, ठीक है। पर कैंसर जो है ड्रॉपलेट के थ्रू नहीं होता, तो कैंसर फैलता नहीं है। हाँ, हम जरूर बोलते हैं कि अगर आप कैंसर मरीज कोई कीमोथेरेपी ले रहा है और आप उसके पास जा रहे हो, तो मास्क पहने। ये इसलिए क्योंकि आपसे कैंसर मरीज को खतरा है, क्योंकि आपका जो इन्फेक्शन है, अगर आपको वायरल है और वो इन्फेक्शन कैंसर मरीज है जो उसको कीमोथेरेपी चल रही है वो ले रहा है, उसको हो गया, तो उसको ज़्यादा वीकनेस आएगी, ज़्यादा कमजोरी आएगी, इलाज लेट होगा। तो ये हम मतलब बाकी लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप अगर कैंसर मरीज के पास जा रहे हो तो मास्क पहन के जाइए, ताकि मरीज को नुकसान ना हो।